नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पहाड़ों में सर्दियों में भी जंगल धधक रहे हैं। सर्दियों में बारिश और बर्फबारी नहीं होने के चलते आग और भी विकराल रूप लेती जा रही है। बागेश्वर के कई इलाकों में जंगल जल रहे हैं। आमतौर पर जंगलों में आग लगने का कारण पिरूल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सूखी घास आग लगने का कारण बनी हुई है। इधर फॉरेस्ट विभाग इसे कंट्रोल बर्निंग बता रहा है। उत्तराखंड में पिछले 4 महीने से मौसम ड्राई है, यानी राज्य में बारिश नहीं हुई है। पिछले 16 सालों की तुलना में मानसून के बाद के सीजन में 75% बारिश कम हुई है। सर्दियों में बारिश और बर्फबारी नहीं होने से हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। जनवरी का महीना आधा होने को है, लेकिन ना तो बारिश नजर आ रही है और ना ही बर्फबारी कहीं दिख रही है। हालात ये है कि सूखी ठंड से लोग परेशान हैं। नदी झरने जम चुके हैं, लेकिन बारिश बर्फबारी दूर दूर तक नहीं दिख रही। साल 2008 के बाद अब साल 2024 में जनवरी ऐसा महीना है जब प्रदेश में बारिश नहीं हुई। इस तरह की वेदर कंडीशन को लेकर मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के सिस्टम का उत्तराखंड में असर न होना भी इसकी वजह है। साल 2008, साल 2009 ऐसे साल रहे जब इसी तरह के हालात बने थे। इसका सीधा असर फसल, बागवानी से लेकर हेल्थ पर भी पड़ रहा है। बारिश है या स्नोफॉल एक्टिविटी मेनली हमको जो पश्चिमी विक्षोभ अच्छे आते हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम आते हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ें मिलती है। लेकिन इस बार देखने की अभी तक हमको कोई अच्छे सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ कोई सक्रिय है या स्ट्रॉन्ग सिस्टम है मिला नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी कम है। आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर 2023 में बारिश में 35% की कमी रही। नवंबर 2023 में 66% कम बारिश हुई। दिसंबर में 75% कम बारिश देखी गई। जनवरी में आगे एक हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं है। लगातार बारिश नहीं होने से उत्तराखंड की फसल और बागवानी लगभग बर्बाद हो चुकी है। इंसानों के लिए कई बीमारियां खतरा बन चुकी हैं और आगे भी ऐसे ही हालात रहे तो गर्मियों में कई जगहों पर पानी का संकट तक भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल। एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट ने सीएम धामी को अधिकृत किया और अब मुख्यमंत्री ही इस पर फैसला लेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के तहत हल्द्वानी के गोलापार को मास्टर प्लान बनने तक फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया है। तब तक हर तरीके का निर्माण यहां पर प्रतिबंधित होगा। नई नजूल नीति पर राष्ट्रपति की मुहर लगने तक राज्य में पुरानी नजूल नीति ही लागू रहेगी। राज्य में नजूल जमीन पर करीब 40,000 पट्टाधारक हैं। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 409 करोड़ के लोन को मंजूरी दे दी गई है। वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के बचे हुए पदों को संविदा के जरिए भरे जाने का फैसला लिया गया। आयुष शिक्षा विभाग में निदेशक पद की संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी गई। प्राइस गन्ना मूल्य भुगतान के लिए इनको शासकीय प्रतिभूति के आधार पर ये लोग लोन लेते हैं और इस साल भी कैबिनेट ने अप्रूव किया कि 409 करोड़ का लोन लेने के लिए शासकीय प्रतिभूति की अनुमति दी गई। गढ़वाल में चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला मिशन जल्द ही आकार लेने जा रहा है, जिसके तहत सरकार जल्द ही मानसखंड यानी कि कुमाऊं के 9 प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास कर सकती है। मानसखंड मंदिर माला मिशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्लान है
कि गढ़वाल में 4 धाम यात्रा की तर्ज पर कुमाऊं में प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों तक भी श्रद्धालुओं को पहुंचाया जाए। मिशन के तहत कुमाऊं के 16 मंदिरों का मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तारीकरण की भी योजना है। 16 में से 9 मंदिरों की डीपीआर भी तैयार की जा चुकी है, जिनके सौंदर्यीकरण के काम का सरकार जल्द शिलान्यास कर सकती है। मानसखंड मिशन में शामिल मंदिर हैं पिथौरागढ़ का पाताल भुवनेश्वर हाट कालिका मंदिर, बागेश्वर का बैजनाथ और बागनाथ मंदिर, अल्मोड़ा का चितई गोलज्यू जोगेश्वर मंदिर, कटारमल सूर्य देव मंदिर, कसार देवी मंदिर और नंदा देवी मंदिर, नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर और कैंची धाम मंदिर, यूएस नगर में काशीपुर स्थित बाला सुंदरी मंदिर, चंपावत में बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर पूर्णागिरी धाम और मां बाराही देवी मंदिर। इनमें से पाताल भुवनेश्वर हाट कालिका, बैजनाथ, नंदा देवी, मां नैना देवी, कैंची धाम, पाताल रुद्रेश्वर, मां बाराही देवी के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास सीएम धामी जल्द करेंगे। तो हमने फर्स्ट फेज में 16 मंदिर लिए हैं। इन 16 मंदिरों के सापेक्ष में हमने 4 कंसल्टेंट को अपॉइंट किया था। उसके सारी इंसेप्शन रिपोर्ट, टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान और डीपीआर फाइनलाइज हो गए हैं। तो उसमें विशेषकर जागेश्वर धाम है, कैची धाम है, हाट कालिका माता मंदिर है, नैना मंदिर है, पाताल रुद्रेश्वर है, इत्यादि मंदिरों के हमारे डीपीआर हमने सैंक्शन कर दिए हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत सरकार 15 अप्रैल से रेल सेवा मानसखंड एक्सप्रेस भी शुरू करने जा रही है। ये ट्रेन कोलकाता से टनकपुर के बीच चलेगी और टनकपुर से श्रद्धालुओं को स्थानीय टूर ऑपरेटर्स और बसों के जरिए मंदिरों तक पहुंचाने की योजना है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को उनके पद से सरकार ने हटाने के आदेश जारी किए और जिला पंचायत उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पद सौंपने के निर्देश भी जारी किए, जिसके बाद से गोपेश्वर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया और राज्य सरकार का पुतला फूंका। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चाहती है कि पीएम मोदी की 3 रैलियां उत्तराखंड में हों और साथ ही बड़े नेताओं की रैली और रोड शो का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में लगी बीजेपी पीएम मोदी की रैली को उत्तराखंड में जीत का मंत्र मान रही है। पिछले साल पिथौरागढ़ और देहरादून में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर कई बात का मैसेज पूरे देश में छाया रहा। ऐसे में अब बीजेपी संगठन ने रुद्रपुर, रुड़की और देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली करवाने का प्रपोजल केंद्र को भेजा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं की रैली और रोड शो कराने की तैयारी में बीजेपी है। चुनाव की घोषणा से पूर्व प्रधानमंत्री जी की उत्तराखंड में 3 जनसभाओं के लिए हमने अनुरोध किया है केंद्रीय नेतृत्व से। तो उधम सिंह नगर में होगी, हरिद्वार में होगी और देहरादून जिले में, ऐसा हमने मांगा है उनसे कार्यक्रम। इसके अलावा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। बीजेपी ने कई जगहों का चयन भी कर लिया है जहां वो रैली और रोड शो कराने की तैयारी में है, जिसमें उत्तरकाशी, गोचर, टिहरी, विकासनगर, हरिद्वार, श्रीनगर, कोटद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, हल्द्वानी, काशीपुर शामिल है। वहीं कांग्रेस भी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली और रोड शो को लेकर प्लान तैयार कर रही है। देखिए, प्रदेश में निश्चित रूप से सीनियर लीडरशिप, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे खड़गे जी हों, ये लोग हमेशा चुनाव के अंदर रहे हैं। आप ये देखिए, राजस्थान में इलेक्शन था, मध्य प्रदेश में इलेक्शन था, छत्तीसगढ़ में था, तेलंगाना में था, सब जगह इन लोगों की रैलियां हुई हैं। तो लोकसभा चुनाव होंगे तो ऑब्वियसली सीनियर लीडरशिप उत्तराखंड भी आएगी। लोकसभा की 5 सीट पर पीएम मोदी की 3 रैली से
बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी अपने बड़े नेताओं की बदौलत बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिशों में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून नगर निगम और नगर पालिका मुनि किरीति को स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान दिया। शहरों की सफाई के मामले में अलग अलग कैटेगरी में ये सम्मान दिया गया। उत्तराखंड आबकारी विभाग ने 150 करोड़ का होलोग्राम टेंडर दिया है और अब इस पर गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि आरोप है कि इस होलोग्राम को बनने में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं लेने की नीति के खिलाफ है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं और तुरंत इस टेंडर को रद्द करने की मांग भी की है। आरोप है कि 150 करोड़ रुपए होलोग्राम के जरिए उत्तराखंड के पर्यावरण में जहर घोल दिए। केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 30 जून 2022 को निकाला था। 100 माइक्रोन से कम जो है उसको बैन किया था। उसके बाद भी राज्य सरकार ने इसको 150 करोड़ होलोग्राम प्लास्टिक बेस निकालने का एक फैसला किया है सिंगल यूज पे। हरिद्वार के पास चीला में 5 वन अधिकारियों की मौत के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने व्हीकल कंपनी और ड्राइवर की लापरवाही बताया। हरिद्वार के खड़खड़ी श्मशान घाट पर गुरुवार को महिला अधिकारी आलोकी का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें वन मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सभी ने नम आंखों से एसडीओ आलोकी को अंतिम विदाई दी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वो खुद भी गाड़ी का ट्रायल कर चुके थे। सोमवार को राजजी टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी ट्रायल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मामला ड्राइवर की लापरवाही और रैश ड्राइविंग का लग रहा है। ये ट्रायल पे था। मैं भी खुद उसमें 22 या 23 तारीख को मैंने भी इसमें ट्रायल ली थी। तो उनकी बातों करके लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब रिस्क मत लो, और जिस तरह बता रहा है कि 45 डिग्री पहाड़ में चल लेती है गाड़ी। उसी दौरान कहीं ना कहीं ड्राइवर का ध्यान बटा है और ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल, उसने स्पीड तो दे दी पर गाड़ी। बोट मालिकों के साथ ही दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी झील बोटिंग पॉइंट में बोट्स तो बढ़ गई हैं, लेकिन जेटी को नहीं बढ़ाया गया और सिर्फ 40 बोट्स की क्षमता वाली जेटी में आज 100 से अधिक बोट्स हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुरानी जेटी भी टूट गई हैं, जिससे कई बार हादसे भी हो जाते हैं। वहीं पर्यटकों को भी बोट्स तक जाने में दिक्कतें होती हैं। उधर पर्यटन विभाग का कहना है कि जल्द ही जेटी को लगाया जाएगा और टोटल 40 बोटों को लगाने की क्षमता की जेटी वहाँ पर उपलब्ध है, जो कि ठीक 3 साल बाद कंडप भी हो जाती है, परंतु उन्हीं कंडप जेटियों से आज तक काम चलाया जा रहा था। जो बोटिंग पॉइंट है उसके लिए भी एक कंपोनेंट है। साथ ही साथ अन्य जगह पे बोटिंग पॉइंट का हम देख रहे हैं, जेटी का प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस हमने कर दिया है। जेटी जो है वह एक हाई क्वालिटी की जेटी है जो फॉरेन से इंपोर्ट हुई है, तो वह जेटी का भी अभी जो भी उसमें सेलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा लाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी गुरुवार को उत्तरकाशी में भाटिया गांव पहुंची, जहां पर उन्होंने बाबा बौखनाग के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी की गंगा और यमुना के बीच बौख टिब्बा में बाबा बौखनाग देवता का मंदिर है और इन दिनों बौखनाग देव की भोग मूर्ति और उत्सव देवडोली ग्राम भाटिया के मंदिर में विराजमान है। सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बाबा बागनाथ के प्रांगण में इस वक्त हुई। उनकी महत्ता तो हमने सुनी रखी थी, उनकी महिमा हमने सुन रखी थी, लेकिन आज बहुत ही मेरे ऊपर कृपा है ईश्वर की कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां पर मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक रोजाना जाम लगा रहता है। जाम की समस्या को खत्म करने के लिए प्रशासन इन दिनों रोड को चौड़ा करने में जुटा हुआ है।
जिसके लिए कई दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। यही नहीं, खुद की अपनी सरकारी संपत्ति पर तो प्रशासन बुलडोजर भी चलवा रहा है, लेकिन व्यापारी खुद को मिले नोटिस का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने हल्द्वानी के पूर्व मेयर से मुलाकात की और अतिक्रमण तोड़ने और सड़क चौड़ी करने की कार्रवाई को रोकने की मांग की। लोग व्यापारियों की ओर से माननीय मेयर साहब से मिलने आए थे, जो हमारे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं इस सौंदर्यीकरण में। हम उनको राहत दिलाने के लिए, उनकी दुकानों को बचाने के संदर्भ में मेयर साहब से मिलने आए थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आप लोगों का पक्ष पूरे दमखम के साथ रखूंगा। देखिए, बरेली रोड सिंधी चौराहे के पास जो रोड वाइंडिंग हो रही है, उसमें कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और प्राइवेट प्रॉपर्टीज और नगर निगम की प्रॉपर्टीज उसकी जद में आ रही है। इसको लेकर व्यापारियों के बीच में और प्रशासन के बीच में घर्षण की स्थिति बनी हुई है। आज समस्त व्यापारी मेरे पास इस संबंध को लेकर आए हैं। मैंने उनसे कहा कि संवाद को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए प्रशासन और व्यापारी के बीच में। अल्मोड़ा में हाईवे अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी एक्टिव हो गया है। विभाग ने माना है कि पिछले कुछ महीनों में विभाग की जमीन पर 623 लोगों ने कब्जा किया, जिसमें से 228 अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा तो फिर बुलडोजर की मदद से एक्शन लिया जाएगा। अतिक्रमण को लेके जो हमारे पास अपडेटेड रिपोर्ट आई है 5 खंडों की, उसमें कुल मिला के हमने 623 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिसमें से 395 अतिक्रमण को। जोशीमठ में भू धसाव प्रभावित इलाकों में इन दिनों जियो टेक्निकल सर्वे का काम जारी है। नीदरलैंड की फुग्रो कंपनी ने 3 स्थानों पर सर्वे कार्य पूरा किया और साथ ही अब राजकीय महाविद्यालय के पास सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं मारवाड़ी पुल के पास जियो टेक्निकल सर्वे का काम हो रहा है, जहां पर 48 मीटर तक खुदाई भी हो चुकी है और सैंपल के लिए पत्थर निकाल लिए गए हैं और इस पत्थर को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। और ड्रिलिंग हो रहा है, अभी 48 मीटर हो गया। अच्छा, 40 मीटर। तो क्या क्या निकल के आए यहाँ पे? कुछ कच्चे पत्थर पत्थर आपके सामने है, निकल के आए हुए जी। पत्थर वो सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हमको दिखा सकते हैं जी। ये कौन सा पत्थर है ऑपरेटर नहीं बताता है। हाँ। इनका भूवैज्ञानिक होते हैं, जियोलॉजिस्ट, वो आएंगे चेक करेंगे कौन सा पत्थर है, इसका क्या नाम है, ये ऑपरेटर नहीं बताते। ऑपरेटर का काम है सिर्फ सैंपल निकाल कर दे देना। अच्छा, ठीक है सर। हाँ। बस यही काम है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।